हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। गाइज, मोशन इन वन डायमेंशन के जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने आपको ग्राफिकली वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया था कि ग्राफिकली वेलोसिटी कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। हमने ये देखा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है, अब विशेष रूप से बात करें तो फिर किसी इंस्टेंट पे स्लोप यानी टेंजेंट की स्लोप, या फिर दो टाइम के बीच बात करें, किसी टाइम इंटरवल के बीच बात करें तो कॉर्ड की स्लोप जो होती है वही वेलोसिटी मिलती है। तो एवरेज वेलोसिटी कॉर्ड की स्लोप होती है और किसी पर्टिकुलर टाइम पर खींची गई जो टेंजेंट होती है उसकी स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है। अब गाइज, उसके बेसिस पे जो चीजें हमने पढ़ लिया था, तो बहुत सारे ग्राफ को हमने क्या किया था, एनालाइज किया था। हमने पोजीशन टाइम ग्राफ खींचा था और उसके हेल्प से कुछ चीजों को हमने एनालाइज करने की कोशिश करी थी। अब गाइज, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे एक दो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस और करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग अपने स्टडी को वन डायमेंशन तक सीमित रखे हुए हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रही है। लेकिन गाइज, कभी कभी अगर किसी प्लेन में भी मोशन हो रही है तो इस छोटे छोटे आइडियाज को हम यूज कर सकते हैं। बहुत एक छोटी कंसेप्ट है, इसको आप जनरल तौर पे सीखिएगा, किसी 1D के लिए नहीं है। तो पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। तो ऐसा है गाइज, मैं आपसे एक सिंपल सा कंसेप्ट दूँ, क्वेश्चन के जरिए मैं देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। सपोज कीजिए कि ये वाई एक्स प्लेन है, प्लेन की बात मैं कर रहा हूं, और वाई एक्स प्लेन में कोई पार्टिकल इस तरीके से घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब वाई एक्स है, इसका मतलब पार्टिकल की एक्चुअल पाथ है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा था, वाई और एक्स से मतलब पार्टिकल की एक्चुअल पाथ है ये, यानी ये मोशन इन 1D नहीं है। क्लियर है? हाँ, अगर यही पोजीशन टाइम रहता तो एक अलग बात होती, तब तो हमें बोलना पड़ता कि वो पोजीशन है, क्या वो स्ट्रेट लाइन में है या फिर कर्व में है, ये बोलना पड़ता। लेकिन ये तो क्लियर दिख रहा है कि वाई एक्स प्लेन में कोई पार्टिकल, कोई कीड़ा मकोड़ा मूव कर रहा है और इस तरह से उसकी पाथ है, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, अच्छे से समझना है। अगर गाइस मैं आपसे बोलूं कि ये पॉइंट यहां पे है, तो बस फील करना है, कंसेप्चुअल बात है, मैं आपको समझा रहा हूं, सवाल ऐसे मिलते हैं कभी कभी। सपोज कीजिए कि ये एक ए पॉइंट, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कोई पार्टिकल रियल पाथ पे ऐसे घूम रही है, चाहे वो जिस पाथ पे ही हो, तो हमेशा उस पाथ के टेंजेंट के डायरेक्शन में उस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल is always along the tangential direction on the path। चाहे वो पाथ स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन होगी तो खुद वो टेंजेंट ही है, समझो एक लाइन ही है। और कोई कर्व हो रही है तो हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी। और ये अगर मैं बोल रहा हूं द वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है? हर इंस्टेंट की वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और जब कॉर्ड के जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, तब तो आपको पता है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए एवरेज डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। जस्ट सपोज करो, मैं एक और जनरल चीज पहले आपको सिखा रहा हूँ, फिर आपको फील कराता हूँ। सपोज करो कि कोई पार्टिकल इस तरह से घूम रही है। मैं आपसे पूछूं कि ए और बी के बीच, है ना, या यहाँ बी मान लेता हूँ, ए और बी के बीच ये वाई एक्स है, ध्यान रहे अभी टाइम वाला नहीं है। अगर मैं पूछूं कि ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो आप बोलोगे सर ये पाथ ही एक्चुअल बना रखा है तो डायरेक्ट ए से बी पे मिला दो, बहुत अच्छे। तो ये जो वेक्टर हो जाएगी यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, यही डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बोलूँ कि भी एवरेज इस दो टाइम के बीच, ये T1 और ये T2, भी एवरेज बिटवीन T1 एंड T2, राइट। तो अगर मैं भी एवरेज की बात करूं तो ये क्या होगी, ए से बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगी, जो डिस्प्लेस हुई है, ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन डेल्टा टी, जिसको T2 माइनस T1। अब गाइस यहां से वाच करो, अच्छे से वाच करना है। क्या एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या ए बी यानी जो कॉर्ड है, क्या उसके डायरेक्शन में होगी? बिल्कुल होगी। तो साफ क्लियर है कि ये फॉर्मूला जो लिख रहा हूं उसके हेल्प से आप ये समझ पा रहे हो कि पार्टिकल की एक्चुअल पाथ दे दे, पार्टिकल की एक्चुअल पाथ दे दे तो भी कॉर्ड के डायरेक्शन में ही, है ना, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, तो भी कॉर्ड के डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। खूब अच्छे से क्लियर। अच्छा, एक और बात,
हाँ, लेकिन एक चीज ये बोलना है यहाँ पे, थोड़ा इसको भी समझना है, ये यहाँ नहीं बोलना है कि जब सर इस वाले में इसकी जो स्लोप होगी, बी केयरफुल, मेरी बात अच्छे से सुनेंगे, ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो ए बी लाइन है इसकी जो स्लोप होगी वो एवरेज वेलोसिटी ए और बी के बीच दे। बिल्कुल ऐसा नहीं है गाइज, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज। ये चीज थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि भाई ये T1 T2 कैसे लिख दिया, मतलब ये इंस्टेंट की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इस ग्राफ का मैं स्लोप निकालने लगूंगा, इस है ना, इस ग्राफ का हम स्लोप निकालने लगे तो स्लोप का ही वैल्यू एवरेज वेलोसिटी होगा, बिल्कुल नहीं है गाइज। ये वाई और एक्स ग्राफ है, इस चीज को समझिएगा। बहुत बच्चे जब स्टार्टिंग में काफी कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। तो मैं क्लियर कट में बोल रहा हूं, मैं अभी पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं खींच रहा, मैं क्या खींच रहा हूं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं 1D मोशन पढ़ा रहा हूं, अभी मैं एक जनरल मोशन की बात कर रहा हूं। नो डाउट हम लोग इस चैप्टर में 1D मोशन पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन कुछ नई चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए, इससे नॉलेज इनहांस होगा। मैं एक्चुअल वाई एक्स ग्राफ बना रहा हूं और पार्टिकल की एक्चुअल पाथ में बना रहा हूं। एक्चुअली पार्टिकल ऐसे ही चल रही है, समझ करो कि जमीन पे वाई बना दिया और एक्स बना दिया और ऐसे ही कोई किरामो करा चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वैसे स्थिति में हम एवरेज वेलोसिटी किधर देंगे, किधर लेंगे, मतलब दो टाइम होगा या दो पोजीशंस होगी, उसी दो पोजीशन में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो मान लीजिए कि किसी खास इंस्टेंट पे वो पार्टिकल ए पे थी और किसी और इंस्टेंट पे वो बी पे चली गई, तो ए और बी के बीच जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो एवरेज जो पोजीशन में चेंजिंग होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगी गाइज, उसी के डायरेक्शन में होगी, नो डाउट। तो अगर मैं पूछूं कि ये डायरेक्शन किसकी है, तो भी एवरेज की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है, बी एवरेज की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, नो डाउट अबाउट दैट, क्लियर है। और किसी इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूं, किसी इंस्टेंट पे बात करूं, अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करूं, इस एक्स की बात करूं, तो इस जगह पर अगर मैं पूछूं कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है, अगर इस जगह पूछूं, इस जगह पूछूं, तो ये हो गया भी इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन। मैं फोटो में क्लियर कर देता हूं, ठीक है। और इसमें तो आप समझ में आ ही रहा है। तो भी एवरेज हमेशा किसके डायरेक्शन में होती है, कॉर्ड के डायरेक्शन, क्लियर है। यहां तक में तो कहीं कोई शक की बात नहीं है, ये सब चीज सीखिए। अब सवाल मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुने। सवाल एक्चुअली ये बहुत ही फेमस है, आपका बड़ा ही प्यारा बुक है एक SCB, है ना, जो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चंस रखते हैं वो लोग। तो उसमें एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा वो क्वेश्चन पॉपुलर भी है। क्वेश्चन जस्ट इसी टाइप का है ना, ऐसे ऐसे एक पार्टिकल ऐसे गई और इस तरह से ऐसे ग्राफ उन्होंने बना दिया, ठीक है। ये y मान लो और ये x मान लो, ठीक है। और चाहो तो आप टाइम वाले में भी बना सकते हो ये चीज़, नो डाउट, ठीक है। फिलहाल मैं y-x में कर रहा हूं। मैं एक चीज़ आपसे पूछ रहा हूं, बस सिंपल। आपसे ये पूछा गया, ध्यान से मेरी बात समझेंगे, आपसे ये पूछा गया कि आप वो पॉइंट बताएं, ठीक है। आप वो पॉइंट बताएं, ये T1 है, या वो टाइम बताएं जहां पे, है ना, स्टार्टिंग यहीं से करना है T1 से, वो आप टाइम बताएं जहां की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जहां की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और शुरुआत से लेकर के उस टाइम तक की एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में। सवाल क्या बोला गया, अगर मैं ये बोल दूं, ठीक है, या T1 और T2 मैं डायरेक्ट इंडिकेट करूंगा, फाइंड द इंस्टेंट at which the instantaneous velocity is in the same direction की मैं बात कर रहा हूं of average velocity between t इक्वल्स टू T1 एंड t इक्वल्स T2। मतलब आपको दो टाइम दी गई है, T1 और T2, या फिर ऐसा करते हैं बिटवीन t इक्वल्स T1। चलो कोई बात नहीं है, सवाल को इजी तरीके से भी सेट करते हैं, जस्ट समझना है, बस क्वेश्चन पे मत जाना। अब गाइस ये सवाल मैंने खुद सेट किया है, इस टाइप का सवाल, ऐसे टाइम वाले पे भी हम लोग सेट करेंगे। तो यहाँ पे सोचो कि ये पॉइंट है, अगर मैं ऐसा पॉइंट चूज करूँ, जस्ट इसको समझने के ख्याल से,
जस्ट मैं यहाँ पे चूज करूँ तो सोचो यहाँ पे भी एवरेज इस साइड में है, अच्छा से बात करना, भी एवरेज क्या है इस साइड में कॉर्ड के डायरेक्शन में, और यहाँ पे टेंजेंट खींचो तो ऐसे है, यानी भी इंस्टेंटेनियस ऐसे है। क्या यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में है? बिल्कुल नहीं। थोड़ा यहाँ पे आने की कोशिश करो, यहाँ पे अच्छे से वाच करोगे तो क्या कॉर्ड की डायरेक्शन ये है, तो क्या भी एवरेज की डायरेक्शन ये है, और इस जगह पर भी इंस्टेंटेनियस कैसे है ये, क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है? नहीं। जरा इस जगह पर देखो, जस्ट इस जगह पर मैं टेंजेंट खींचूं, पहली बात कॉर्ड खींचूं, तो कॉर्ड खींचूंगा ऐसे, यानी भी एवरेज इस डायरेक्शन में है, एबीजी में लिखता हूं, और इसी जगह पर अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा इस, तो आप बोलोगे सर टेंजेंट भी तो ऐसी होगी, नो डाउट। ओहो, यानी यही एक ऐसा जगह है, या यूं कहें T2 ही एक ऐसा टाइम है जहां की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी T1 और T2 के बीच की एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। क्लियर है? तो ये चीजें साबित हो गई कि आंसर क्या होगा, वो कौन सा इंस्टेंट होगा, तो वो दरअसल T2 टाइम होगा जहां पे ये चीजें हो रही है। मतलब मैं सब कुछ बना के ही आपको दिया हूं, आपको मैंने T2 छोड़ा नहीं है, ऐसे सवालों में T2 नहीं दिया रहता है, वो आपको ढूंढना रहता है ग्राफ पे। तो होपफुली मेरी बातें समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल है। मतलब हम लोग यहां से मिलाते जाएंगे फटाफट, जहां पे कॉर्ड की डायरेक्शन टेंजेंट के उस जगह के टेंजेंट के डायरेक्शन में हो जाए, समझ लो वही इंस्टेंट है जहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्टार्टिंग से उस टाइम तक की एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। मैं क्या बोल रहा हूं गाइस? डायरेक्शन में। ध्यान रहे, डायरेक्शन, इस सबसे क्या जज हम कर रहे हैं? डायरेक्शन जज कर रहे हैं। ठीक है, अब गाइस मैं वैल्यूज की भी बात कर लेता हूं। अगर सपोज करो कि इसी टाइप का कोई सवाल हो, तो वैल्यूज निकालने के लिए गाइस हमें पोजीशन टाइम ग्राफ देखना पड़ेगा। जब तक ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं देखेंगे तब तक हमें ये आइडिया नहीं होगा गाइस कि उसकी वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, क्योंकि हमें स्लोप पे जाना पड़ेगा। तो गाइस अगर इसी टाइप का एक और सवाल हमें सेट कर दूं, यहां पे मैंने पोजीशन कर दिया, बस इसको अंडरस्टैंड करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स में आप लिखेंगे। यहां पे पोजीशन है और यहां पे टाइम है, मैं एक ग्राफ सेम दे रहा हूं, सेम है राइट। मैं इसको कुछ लेट कर लेता हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3.5 है मान लेता हूं। ठीक है, तो आपसे सवाल फिर से वही किया गया है, find the instant at which V instantaneous is equal to the average velocity between t equals 1 and that instant. And that instant, सवाल अच्छे समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला कि t इक्वल्स टू 1 से लेकर के उस इंस्टेंट जो आपको निकालना है वहां तक की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए उस इंस्टेंट के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। देखो सवाल अच्छे से पढ़ो, फाइंड द इंस्टेंट एट व्हिच v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 1 एंड दैट इंस्टेंट। इज इट क्लियर? अब गाइस सवाल सेम है, लेकिन अब इसमें क्या देखना है, अब इसमें हमें ये देखना है वैल्यूज के मामले में सेम हो, तो वो तो हमें पहले से पढ़ रखा है, हम तो टेंजेंट खींचेंगे भाई। यहां भी टेंजेंट ही खींच रहे थे, लेकिन यहां टेंजेंट क्या बता रही थी, केवल डायरेक्शन को सेम बता रही थी। और यहां पे अब गाइस देखो, यहां से अगर मैं यहां पे मिलाने की कोशिश करूं जस्ट तो आप देखोगे कि भी इंस्टेंटेनियस स्लोप ऐसे है ना, स्लोप ऐसे है, तो इस ये जो लाइन बन रही है और ये जो लाइन बन रही है दोनों एक ही लाइन बन रही है। अगर मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा दूं, ठीक है, तो यहां से जो स्लोप बनेगा क्या दोनों का सेम बनेगा? हाँ बिल्कुल सेम बनेगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में ही तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, मतलब टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं, ये तो एक्चुअल पाथ नहीं है। तो मैं केवल इतना बोलूंगा कि जो टेंजेंट होगी उसकी जो स्लोप होगी वही एवरेज वेलोसिटी, और अगर कॉर्ड की बात करें तो फिर टेंजेंट की बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और कॉर्ड की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी। तो ये एक ऐसा इंस्टेंट है 3.5 जिस जगह पर जो टेंजेंट खींच रहा हूं और इस इंटरवल के बीच कॉर्ड खींच रहा हूं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां पे दोनों का थीटा तो सेम ही है। इसका मतलब कि वो टाइम क्या है, वो टाइम है दरअसल 3.5 सेकेंड, जहां की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वेलोसिटी या हम ऐसे भी समझे जहां पे खींची गई टेंजेंट की स्लोप और स्टार्टिंग से उस टाइम तक खींची गई कॉर्ड की स्लोप दोनों मैच कर रही है। यहां वैल्यूज की बात हो रही है, क्वेश्चन में साफ क्लियर है कि भी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, यहां डायरेक्शन की बात नहीं बोल रहे हैं, वो वैल्यूज की बात बोल रहे हैं, और यहां पे स्पेशली डायरेक्शन।
तो डायरेक्शन अगर निकालनी हो तो इस चीज से हम लोग समझ सकते हैं। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है गाइस? तो ये चीज समझना बड़ा जरूरी है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी की डायरेक्शन भी मिल सकती है अगर हमें पता हो कि मोशन किस टाइप का हो रहा है। ठीक है, अभी तो इसमें कुछ पता नहीं है, लेकिन पोजीशन में ही अगर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच है तो गाइज यहां पे हम लोग वेलोसिटी नहीं निकाल रहे हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि यहां से यहां तक टाइम कितना लगा, ये पोजीशन वेक्टर क्या है, फिर टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन हाँ, डायरेक्शन जरूर निकाल सकते हैं। वो कैसे? तो इनिशियल से फाइनल तक वेक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। बेशक इसमें कहीं कोई शक नहीं है। दो बातें सीखें, अगर केवल पोजीशंस वगैरह हो, एक्चुअल पाथ दिया हो तो टेंजेंट पे टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, वैल्यूज नहीं। इज इट क्लियर? और हाँ, अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दे दे तो वैसे केस में हमें क्या मिलता है? टेंजेंट की जो डायरेक्शन होती है उससे हम ज्यादा कुछ नहीं समझते, बस हम टेंजेंट को आगे बढ़ाते हैं और उसका जो स्लोप मिलता है वही हमें वेलोसिटी देता है। ठीक है, और टेंजेंट की लाइन और अगर किसी कॉर्ड की लाइन अगर एक ही साथ मैच कर गई तो स्लोप भी मैच कर जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल हो जाएगी तो स्लोप भी मैच कर जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्या मेरी बातें गेट करोगे? तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए छोटी छोटी चीजों को अपने ही लैंग्वेज में कॉपी कर लीजिए जिससे आपका नॉलेज थोड़ा सा इनहांस होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और ग्राफ पर एक दो बात और कर लेते हैं। गाइज जैसा कि आपको पता है कि टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकती, टाइम कभी लौट के नहीं आ सकती, है ना। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि अभी जितना भी टाइम हो रहा है, रात के मान लीजिए कि अभी 9 बज रहे हैं, तो 9 बजने के बाद 10, 11 ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सेम डेट में फिर 9 बज जाए। मतलब टाइम लौट के कभी नहीं आ सकती, टाइम कभी घटती भी नहीं है और टाइम कभी निगेटिव भी नहीं होती है। ये दो बात हमेशा याद रखेंगे। तो कभी कभी आपसे ग्राफ दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये क्या ग्राफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो आपसे ऐसे सवाल के रूप में पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स एग्जिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर देता हूं जिससे आपको पूरी फील आ जाए। मैं अभी केवल पोजीशन टाइम ग्राफ पे ही कंसंट्रेट करता हूं क्योंकि वही हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, ये ए है, बस अपना लॉजिक देखना है कि क्या ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो ठीक है, सब पोजीशन में लिख रहा हूं, मतलब आर एंड टी। दिस इज द पोजीशन आर और टी। और भी बहुत सारे ऑप्शन देता हूं, सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। चलिए, तो जितने भी मैंने रैंडम ग्राफ बना रखे हैं आपको इसमें डिसाइड करना है कि कौन सी ग्राफ पॉसिबल है और कौन सी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ एग्जिस्ट। कौन सी ग्राफ एग्जिस्ट करती है, कौन कौन, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और क्यों नहीं एग्जिस्ट करती है उसका भी आपको लॉजिक देना पड़ेगा। तो गाइस अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो अब ग्राफ के एग्जिस्ट करने या ना करने का लॉजिक क्या है। बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर टाइम कभी घट नहीं रहा है किसी ग्राफ में, पोजीशंस अगर लगातार चेंज कर रही है तो लॉजिकली हम उसे सही मानेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या लगातार पोजीशन बदल रही है। हाँ, पोजीशन बदल रही है। ठीक है, और टाइम भी, कहीं इसमें ऐसा ग्राफ नहीं दिखाया गया है कि टाइम घटता हुआ हो। देख सकते हो टाइम तो हमेशा मतलब इंक्रीजिंग ही है, तो ये ग्राफ सही है गाइज, इसमें कहीं कोई लोचा ही नहीं है। ठीक है, बी वाले में देखें, अब में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर बी में तो टाइम निगेटिव हो गया। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे यार टाइम इस एक्सिस पे है तो निगेटिव इधर होती है ना, नीचे निगेटिव नहीं होती है, ये तो पोजीशन निगेटिव है। क्लियर है?
पोजीशन ऊपर है और नीचे है, पोजीशन नेगेटिव है, टाइम नेगेटिव का है, टाइम तो 0 से स्टार्ट हुआ है, नो प्रॉब्लम। सो टाइम तो आगे ही बढ़ रही है। कभी ग्राफ ऐसा नहीं है कि जहां पे टाइम घटता हुआ, क्योंकि ग्राफ यहां से स्टार्ट किया तो ये आगे ही प्रोसीड कर रही है ना। ऐसा लग रहा है आपको कि टाइम बैक में आया है ग्राफ? कभी बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आया होगा। चलिए बहुत अच्छा। अब बहुत लोगों को आपत्ति होगा, सर ऐसा कैसे, निगेटिव में क्यों चला गया? हो सकता है अगर मैंने यहां ओरिजिन लिया है, आगे जा रही है पॉजिटिव, लौट के आ गई फिर 0, वापस डिस्प्लेसमेंट 0, देखो यही हुआ है। पहले गई टॉप पे पहुंच गई, टॉप पोजीशन जहां जाना था चली गई, वापस घूम करके यहां 0 पर आ गई और फिर निगेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब बैक भाग गई इस पॉइंट से। अगर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो कुछ इस तरीके का मोशन होगा। ओरिजिन से ये आगे बढ़ी, फिर वापस आई, फिर बैक गई, फिर वापस आई, फिर आगे बढ़ी, फिर इस तरह से हो रही है लगातार, पार्टिकल ऐसे दौड़ रही है। तो उसका ग्राफ बनाए तो हमें ये देखने को मिल रहा है, तो सही तो है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? सी वाले में तो आप बोलोगे सर यहां तो फंस गए आप, सब कुछ सही है आगे तक, लेकिन पीछे क्यों आप निगेटिव कर लिए? तो टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो कॉज क्या है? टी कांट बी, ऐसे लिख देता हूं, टी कांट बी लेस देन 0, टी कांट बी लेस देन 0, टी कभी भी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। ये तो सरासर गलत है। अब बोलोगे क्यों? दो लॉजिक है इसका। पहली लॉजिक तो ये कि यहां से लेकर के यहां तक ग्राफ गई बहुत अच्छा, पोजीशन लगातार बढ़ती बढ़ते बढ़ते फिर वापस आ रही है, ठीक है, जहां गई। लेकिन ये क्या हुआ भाई, ये हो गया, अब पार्टिकल ऐसे आ गई, मतलब टाइम यहां पे देखो, टाइम क्या हो रही है, सोचो सोचो, टाइम क्या हो रही है? अरे घट रही है। टाइम क्या हो रही है? घट रही है। टाइम क्या हो रही है? घट रही है। इसका ये मतलब, इसका एक मतलब तो ये हो गया कि टाइम सर बैक आ रही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एक तरीका तो ये समझने का है। दूसरा तरीका, पहले तो गलत कर लेता हूं, दूसरा तरीका, एक ही टाइम पर क्या पार्टिकल की दो पोजीशन हो सकती है? अगर एक ही ओरिजिन हो, पार्टिकल की एक ही ओरिजिन हो, और एक ही ओरिजिन लेते हैं जब भी किसी पार्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, सो ऑरिजिन ऑफ आवर डिस्कशन इज एग्जैक्टली फिक्स्ड, उसमें चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर पोजीशंस पार्टिकल की एक ही जगह पर दो हो जाएगी अलग अलग कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में। तो ये सारा कुछ जहां कहीं भी बहस किया जाता है हमेशा एक फिक्स्ड ओरिजिन होता है। तो अब मेरे को एक चीज बताइए, इस पर्टिकुलर टाइम पर 4 सेकंड मान लेते हैं, क्या पार्टिकल एक बार किसी और पोजीशन पे है? देखो ग्राफ में पोजीशन पे एक और है, और उसी टाइम पर क्या पार्टिकल एक और जगह है? ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? मैं बोल दूं या आप ही मुझे बोल दो, ठीक है, कि सर आप एट ए टाइम, ठीक है, आप एट ए टाइम अभी इस प्लेस ए पे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप सर अभी दिल्ली में हो, ठीक है, बहुत अच्छा, और आप ये बोल रहे हो कि सर एट ए टाइम आप बॉम्बे में भी हो। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? तो एक ही टाइम पर कोई आदमी की पोजीशन यहां भी है और किसी आदमी की पोजीशन बॉम्बे भी है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? संभव ही नहीं है। तो ये चीजें हो गई। तो दो लॉजिक है, दो लॉजिक से आप चीजों को देख सकते हो। एक तो टाइम डिक्रीज कर रही है, टाइम कांट बी लेस देन 0, टाइम कैन नेवर डिक्रीज, ठीक है, तो ये चीज आपको समझना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। और यहां भी वही चीजें दिख रही है, ऐसे ग्राफ गई और वापस लौट के आ रही है, ठीक है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। या फिर एक ही टाइम पर दो पोजीशन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये सरासर सही है, देखो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो लॉजिक समझ, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव में ही जा रही है, निगेटिव में गई, ऐसे निगेटिव में गई, समझो, निगेटिव में ऐसे गई, फिर पलटी मारी, ठीक है, फिर पलटी मारी, अभी पोजीशन उसकी निगेटिव में ही है, पलटी मारी, पोजीशन अभी निगेटिव में ही है, पहुंच गई वहां पे, नो डाउट, फिर वापस आई, फिर ऐसी, तो नो प्रॉब्लम, सही होने में क्या इशू? इसमें भी तो और कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कभी निगेटिव नहीं है और लगातार अपना पोजीशन देख रहे हो कि घटते चली गई, पोजीशन घटते 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 एक समय ओरिजिन पे आ गई और फिर बैक डायरेक्शन में चालू करी चलना। तो ये गाइज ऐसे एनालाइज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी ग्राफ वैलिड है और कौन सी ग्राफ वैलिड नहीं है। बस इसमें इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें टाइम को निगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे आगे देखेंगे हम डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कभी निगेटिव होती नहीं है, डिस्टेंस कभी घटती नहीं है, ठीक है। अगर कैसे कहीं ऐसा ग्राफ आपको दिख जाए जहाँ पे डिस्टेंस घटता हुआ नजर आ जाए तो आप उसे रिजेक्ट कर लेना। मतलब आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हो, जिस पर्टिकुलर ग्राफ को पढ़ रहे हो, उस ग्राफ को अच्छे से विजुलाइज करो कि उसकी कंडीशंस क्या है, ठीक है, उसके बेसिस पर। तो ये प्रैक्टिस से हो जाएगा हम लोग का। चलिए कॉपी कीजिए फटाफट। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं स्पीड के बारे में। अब स्पीड पढ़ना बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ें हमें नॉलेज में आ गई है। अब भाई स्पीड के बारे में पूछूं तो स्पीड बेसिकली डिस्टेंस के लिए डिफाइंड है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी या पार्टिकल इन यूनिट टाइम, डायरेक्ट बोल सकते हो। तो इस चीज़ को चाहे तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस
कवर्ड या ट्रेवल्ड भी लिख सकते हो, कवर्ड बाय पार्टिकल इन यूनिट टाइम। बस डिस्टेंस से मतलब है, मतलब पाथ लेंथ की बात हो रही है। अगर 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 आवर में जितनी पाथ लेंथ वो ट्रैवल करी है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं बोली जा रही है, जस्ट पाथ लेंथ। यानी पार्टिकल 10 आगे गई 10 पीछे आ गई तो पाथ लेंथ 10 10 20 मानी जाएगी। डिस्प्लेसमेंट में क्या मानी जाती? 0, क्योंकि 10 आगे गई 10 पीछे आ गई, वापस वहीं पे आ गई। तो ये चीज समझना जरूरी है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड और वेलोसिटी में कनेक्शन भी है गाइस, मैं सब कुछ आपको डिटेल बता रहा हूं, हर चीज। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं स्पीड को, बहुत ही सिंपल है, तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एस, यहाँ ये मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं, बाई डेल्टा टी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा एस मैं इसलिए लिख दिया क्योंकि इनिशियली उसकी जो डिस्टेंस है, हो सकता है पाथ जैसे भी हो, पाथ ऐसे से घूम रही हो, नो प्रॉब्लम। तो इनिशियल है ना, इनिशियली अगर स्ट्रेट लाइन में है तो स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। अभी जनरल स्पीड में पढ़ा रहा हूं आपको, अभी 1D की बात नहीं हो रही है, 1D की स्पेशल बात करेंगे। तो कहीं भी पार्टिकल जैसे भी जा रही है तो स्टार्टिंग में कोई जरूरी तो नहीं है कि जहां से मैं कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं पार्टिकल वहीं पे हो सकता है, कहीं और पे हो। तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। चीजें वही है गाइस, चीजें वही है। फाइनली टोटल डिस्टेंस कवर निकाल लो और टोटल टाइम, एंड दिस इज एवरेज, दिस इज एवरेज, सिमिलर पहले जैसा। अब ये कमाल की बात है, आपको मैं पूरी फील करवाता हूं, बहुत मजा आएगा आपको समझने में। तो गाइस ये जो वेलोसिटी है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, जस्ट वेलोसिटी की तरह ये स्पीड है फिलहाल। अब स्पीड भी 2 टाइप का होगा, अब इस पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वेलोसिटी में हमने कर रखा है। और ये है आपका एक एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पे स्पीड लिखेंगे, और एक होगी इंस्टेंटेनियस, पूरा लिख देते हैं, शॉर्ट ही लिख देते हैं। चलो अब एवरेज की मैं बात करूं, सो भी एवरेज क्या होगी? अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं तो दिस इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। बात वही है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, टोटल टाइम टेकन, राइट। सो हम चाहे तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, वही पुराना मेथड, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। क्लियर है, बहुत ही सिंपल चीज है, लिख दिया। अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो ये स्पीड है किसी इंस्टेंट पे, है ना, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, बिल्कुल किसी भी इंस्टेंट, किसी भी क्षण की बात हो रही है। तो ये कैसे मिलेगा? भी इंस्टेंटेनियस कैसे मिलेगा? दिस इज वेरी सिंपल, लिमिट लगाना पड़ेगा और डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी करना पड़ेगा। क्लियर है, और इसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो भी इंस्टेंटेनियस विल बी डी एस बाई डी टी, जस्ट पहले की तरह है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि एस क्या है, पोजीशन नहीं है, या आप पोजीशन भी कह सकते हो, बाद में चल के मैं क्लियर करूंगा वो। अभी फिलहाल तो डिस्टेंस बोल लो, क्या है वो? डिस्टेंस है, कहीं से कोई डाउट नहीं है गाइज। चलिए ये चीजें तो आपको पूरी फील भी आ गई। अब गाइज कुछ बातें और समझते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, ठीक है, और अच्छे से उसका एप्लीकेशन आपने पढ़ा है, और जरूर पढ़ लें क्योंकि स्पीड वेलोसिटी चैप्टर में बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कोई उपाय नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा पूरे अच्छे से। तो गाइज आपने देखा होगा कि अगर एस, यहाँ पे देखिए भी क्या है हमारे पास, अच्छे से थोड़ा सा वाच करते हैं, भी क्या है हमारा? डी एस बाई डी टी, राइट। ये एस क्या है? डिस्टेंस, फिलहाल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और डिस्टेंस कभी घटती है क्या? नो, डिस्टेंस कभी घटती नहीं है। तो एस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। हाँ, कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, जैसे कोई पार्टिकल ऐसे दौड़ रही है आकर के यहाँ पे बैठ गए बहुत, तो अभी जो पोजीशन है उसकी फिक्स्ड हो गई, यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है 10 मीटर, क्या वो 10 ही कुछ देर तक रहेगी जब तक वो बैठा रहेगा? बिल्कुल। तो एस ऑलवेज इंक्रीजेस, है ना, एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। सो ये साफ क्लियर है कि एस जो कि ऑलवेज इंक्रीजिंग होगी, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मैंने बता रखा है कि अगर कोई इंक्रीज करती है, अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करें, डेरिवेटिव करें, तो हमेशा पॉजिटिव होती है, दैट इज हमेशा पॉजिटिव। तो ध्यान रखिएगा, सो स्पीड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। कोई आदमी पूछेगा आपसे अगर कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव क्यों होती है, तो आप उनको लॉजिकली बताएं कि भाई स्पीड डी एस बाई डी टी होती है, डेरिवेटिव होती है, और अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होती है तो उसके डेरिवेटिव, उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होती है। सो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? तो ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, स्पीड हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव।
ठीक है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पीड कभी मैं घटने की बात नहीं कर रहा हूँ गाइज, मैं घटने की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। स्पीड निगेटिव नहीं होगी, स्पीड निगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। जीरो भी हो सकती है, अगर पार्टिकल रुक गई तो स्पीड तो जीरो ही हो जाएगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। स्पीड घट भी सकती है, स्पीड बढ़ भी सकती है, वो अलग चीज है, वो तो इसका रेट है, वो तो ds/dt का रेट है ना। अभी ds/dt का जो वैल्यू आया है वो 4 आ गया है, अगले पल में 3 आ जाए, वो इशू है, तो घट तो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं निगेटिव पॉजिटिव, कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि कभी कभी डिस्टेंस को बोलते हैं कि कभी घट नहीं सकती। यस, डिस्टेंस मैं बोल रहा हूं, डिस्टेंस, स्पीड नहीं बोल रहा, ठीक है। स्पीड तो भाई उसका रेट है। चलो सही है, इतनी चीजें तो क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। ये सारी चीजें पहले ही की तरह है, बस इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, बस इसमें डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस यूज कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस वैसे ही होंगे। अगर आपको डिस्टेंस का ग्राफ दे दिया जाए, डिस्टेंस का इक्वेशन दे दिया जाए, बोला जाएगा चलो ये डिस्टेंस वाली इक्वेशन है, तो इस समय में स्पीड आप बता दो, तो बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। अब गाइस थोड़ा समझने की जरूरत है, ठीक है, थोड़ा समझने की जरूरत है डिस्प्लेसमेंट के हेल्प से और फिर डिस्टेंस के हेल्प। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को थोड़ा कंपेयर करने की जरूरत है, और फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी कंपेयर करने की जरूरत है। बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को यहाँ पे, ठीक है, कभी कभी वेलोसिटी में स्पीड बोल देते हैं, फिर ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करता है। तो क्या ये नॉर्मल चीज़ें क्लियर है गाइस? पहले इस पर एक छोटा सा सवाल कर लेता हूँ, फिर आपको फील कराता हूँ। छोटा सा सवाल जिससे आपको फील आ जाएगी। ऐसे चली, ये 2 मीटर 4 सेकंड लगा, 3 मीटर चली 2 सेकंड लगा, 2 मीटर चली 1 सेकंड लगा, ये 3 मीटर चली 2 सेकंड लगा ली, पार्टिकल ए से बी पे चली गई, ऐसे, राइट। मैं पूछूं कि इस पाथ में जो ये चली है, सब कुछ डेटा गिवन है, इस पर और सवाल हम लोग करेंगे बाद में, तो पहले तो फिलहाल आप ही नॉर्मल सा चीज़ कर लें। ऐसे चली, तो मैं आपसे पूछूं कि एवरेज स्पीड क्या है, स्पीड ही पूछेगी, तो आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। हाँ, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस जोड़ो, 2 मीटर 3 मीटर, 3 2 5 2 7 और 3 10 मीटर। डायरेक्ट मैं 10 मीटर लिखता हूँ, नीचे टोटल टाइम कितना लगा, 4 2 6 1 7 2 9 हो गया सेकेंड। सो 10/9 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड है। इसकी डायरेक्शन तो कभी हम लोग इमेजिन नहीं करेंगे, बिकॉज ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अब सिमिलरली गाइस बहुत तरीके के सवाल होंगे जिसमें आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और टोटल टाइम से डिवाइड करनी है। को वजह से क्लियर है? चलिए, अब मैं बात कर रहा था गाइस कि एवरेज स्पीड को कंपेयर करेंगे वर्सेस एवरेज वेलोसिटी, दोनों में क्या फर्क है। पहला तो फर्क है कि सर इसमें डायरेक्शन होगी, इसमें डायरेक्शन होगी, चलो वो तो सबको पता है, वो तो ऊपर से ही पता है। टेक्निकल क्या फर्क है वो देखिए। एक क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन से ही फील आएगी। देखिए, और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर भी होती है। कैसे होती है सब मैं बता रहा हूं। अभी ये पार्टिकल चल रही है, एक्चुअल चल रही है, तो क्या ये 1D मोशन कर रही है? बोलोगे नहीं सर 1D मोशन कैसे है, ये तो प्लेन में चल रही है। बहुत अच्छा, तो ए से बी पर कोई पार्टिकल चली गई और इसकी रेडियस मैंने 10 मीटर ले लिया, और टाइम जो लगा है पार्टिकल को ए से बी पे जाने में, टाइम फ्रॉम ए टू बी, वो लगा है 20 सेकेंड। कितना लगा है? 20 सेकेंड। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, फाइंड भी एवीजी एंड भी वेक्टर एवीजी। अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या पूछ रहा हूं। ये वेलोसिटी पूछ रहा हूं और ये स्पीड पूछ रहा हूं, या फिर लैंग्वेज में भी चीज़ों को लिख सकते हैं। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, राइट। दो चीज हमें करनी है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, ठीक है, एवरेज स्पीड की मैं बात करूं, तो वही पुरानी कहानी, टोटल डिस्टेंस। बोलोगे सर यहां से यहां चली गई तो डिस्टेंस कितनी हो गई, पाई आर, बाई टोटल टाइम। तो ए से बी पे जाने में टोटल टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड बोला ही गया है सवाल में। सो दिस इज पाई बाई 2 मीटर पर सेकेंड, और पाई की वैल्यू 3.14 बाई 2, और इसकी वैल्यू करें तो ये आ जाएगा
2 1 जा 2 एंड 2 5 7, तो इतनी मीटर पर सेकेंड। अब कंफ्यूज मत करिएगा, बहुत सारे लोग पाई का वैल्यू 180 डिग्री डालने लगते हैं। ये पाई एक सिंबल है जिसका वैल्यू होता है 3.14, कंफ्यूज नहीं करना। पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री नहीं, पाई बाई 2 रेडियन होगा, रेडियन के ये रेडियन है कि डिग्री में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। सो भी एवरेज क्या हो गया 1.57 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? ये चीज आ गई। अगर मैं पूछूं वेक्टर में पूछूं, इसका मैग्नीट्यूड पूछूं वेक्टर में बोल करके और फिर मैग्नीट्यूड, वेक्टर तो डायरेक्शन बताती है, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। सो गाइज बहुत ही कॉमन सेंस है कि ये एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। यहाँ वही बोला गया था कि एवरेज वेलोसिटी निकालिए, मतलब उसके वैल्यूज के बारे में बात बोला जा रहा था। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट क्या ये पूरी है? नो, यहाँ से यहाँ 2r यानी 2 × 10 डिवाइडेड बाई 2 × 10 डिवाइडेड बाई, सोचो डिवाइडेड बाई 20। सो दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड। अब गाइस देखिए ये 1 मीटर पर सेकेंड ही आ रही है, ठीक है, और ये आ रही है 1.57 मीटर पर सेकेंड। है ना कमाल का चीज? यानी एवरेज जो वेलोसिटी है वो तो डायरेक्ट बात करता है कि भाई आप यहां से यहां जाने में कितना है ना, आपको यहां से यहां जाना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका टाइम देख सकते हो, है ना, आपको यहां से यहां जाना है, ठीक है गाइस, और आपकी डिस्टेंसेस कम हो गई, आपकी डिस्टेंस कम हो गई, टाइम वही रह गया, और फिर यहाँ पे आपकी डिस्टेंस बढ़ गई और टाइम वही रह गया, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी ज़्यादा आ ही जाएगी, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? क्या बोलो, क्या ये दोनों बराबर होंगे? बोलोगे सर ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हो भी सकता है यार, हो भी सकता है। अब स्ट्रेट पाथ पर कोई पार्टिकल चले, जस्ट सी इट, अगर कोई पार्टिकल ए से बी पे जस्ट स्ट्रेट पाथ पर चले, जस्ट फील इट गाइस, कुछ भी खास नहीं है। अगर ऐसे ही पाथ की मोशन हो जाए और ये 10 मीटर चली गई 10 सेकंड में, ठीक है, तो अगर मैं भी एवरेज बोल दूं, स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, तो 10/10 करोगे ना तो 1 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं भी वेक्टर एबीजी करूं, समझ रहे हो, तो इसका भी वैल्यू तो तुम तो वही निकालोगे, स्ट्रेट लाइन पे है तो 10/10 ही तो करोगे, तो यहां इक्वल भी तो आ गया। यानी साफ क्लियर है कि जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रही है तो वैसे केस में एवरेज स्पीड के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइज? ये चीजें समझ में आ रही है? अगर स्ट्रेट लाइन पर ए से चली बी तक और स्ट्रेट लाइन पर चली तो बस उस दोनों टाइम के बीच मैं स्पीड निकालूं एवरेज में, या फिर एवरेज वेलोसिटी निकालूं, दोनों चीजें क्या होगी? सेम ही होगी इन जनरल। क्लियर है? अब मैं और पूरे जगह इन चीजों को जनरलाइज कर लूं, क्या हर जगह ऐसा पॉसिबल है? तो बोलोगे नहीं सर, अगर 2D में ऐसे घूमे तो बिल्कुल नहीं। 2D में घूमेगा तो भाई हमेशा डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, हमेशा डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और टाइम तो वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम हो जाएगा, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी हमेशा कम हो जाएगी। तो गाइज एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको लिख लेना चाहिए कहीं पे भी जगह, इसको स्टार पॉइंट करके कर लेनी चाहिए कि जो भी एवरेज होती है वो हमेशा बड़ी होती है। समझ रहे हो मैं क्या लिखा? समझ गए होंगे, या बराबर भी हो सकती है। हमेशा एवरेज स्पीड, दिस इज वेलोसिटी, क्लियर है, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होती है या इक्वल भी हो सकती है। इक्वल कब होती है? जब पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे चले। खूब अच्छे से क्लियर हो रही है गाइज? ठीक है, तो चलिए ये सब छोटी छोटी चीजें भी हम लोग करेंगे। पहले बहुत सारी चीजें सीखने को है गाइज, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आपको हर एक छोटी छोटी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और काफी फील के साथ पढ़ने को मिलेगा। चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट एक दो और एग्जाम्पल समझते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में। सपोज कीजिए कि कोई एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ ऐसे गई, ठीक है, पूरी सर्कल कंप्लीट कर ली, 7 मीटर की सर्कुलर पाथ थी और इसको टाइम लगा 7 सेकेंड मान लो। मैं आपसे पूछूं, पूरी एक चक्कर करी है, फाइंड एवरेज स्पीड and average velocity in one complete cycle। ठीक है, अब ध्यान से देखें,
ठीक है, ध्यान से देखें। तो ये कैसे निकालेंगे? अब एक चक्कर में ना डिस्टेंस कितना कवर करी 2 पाई, यार बहुत ही सिंपल है, और टाइम कितना लगा t, तो 2 पाई और r तो आपको पता है, इसको मैं 22/7 पहले कर लूँ और टाइम को ना थोड़ा सा 11 सेकंड देता हूँ। आपको पता है मैं क्यों दे रहा हूँ, वो जल्दी से कट जाएगा वो। तो 22/7 किया और r की जगह पर 7 कर लिया और टाइम कितना डाल दिया 11, ये दोनों कट गया, 11 2 जा 4 आ गया। सो v एवरेज स्पीड कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। अगर मैं पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी, तो दैट वुड बी 0। क्यों? क्योंकि बोलोगे सर नेट डिस्प्लेसमेंट बाय नेट टाइम, जो टाइम लगा डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, टाइम भले 11 लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साफ क्लियर है कि 0 आ गया, है ना कमाल का। यानी पार्टिकल डिस्प्लेस ही नहीं करी, देखा जाए उतने टाइम इंटरवल के बीच तो पार्टिकल डिस्प्लेस ही नहीं की, पार्टिकल जहां पे थी वहीं पे आ गई। इज इट क्लियर गाइज? तो बहुत ही सिंपल चीज है, इस तरह के सवाल और भी मिलेंगे तो आप डायरेक्ट बना लेना, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं, तो इसको हटाता हूं, इंस्टेंटेनियस इसी में डालता हूं। इंस्टेंटेनियस वर्सेस इंस्टेंटेनियस, इसको थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। क्या हमेशा ये इक्वल होगा? केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक स्केलर को एक वेक्टर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, पहली बात, यानी मैग्नीट्यूड में कंपेयर करना पड़ेगा, सीधी सी बात है ये। तो मैं केवल और केवल वैल्यूज के बेसिस पर कंपेयर कर रहा हूं, क्या ये हमेशा इक्वल होगा या फिर क्या क्या होगा। सो लेट्स चेक इट। अब गाइस सोचो, अगर मैं बोलूं कि कोई पार्टिकल इस तरीके से जा रही है, मैं यहां पे एक पोजीशन बना लेता हूं और पार्टिकल कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। अगर एक छोटे से टाइम इंटरवल के बीच पोजीशन में चेंजिंग निकाला जाए, एक छोटे से, यही तो होता है ना इंस्टेंटेनियस, एक छोटे से टाइम इंटरवल के बीच में निकालूं, बहुत ही छोटा इंटरवल, बहुत बहुत छोटा। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा फील करो तो ज़्यादा मजा आएगा आपको। मैं बड़ा इंटरवल लूंगा तो आप बोलोगे सर ये पाथ लेंथ और ये डिस्प्लेसमेंट, है ना, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात, अच्छे से फील करना कि अगर मैं बोलूं कि भाई पोजीशन, ये मान लो कि वाई एक्स ग्राफ सिंपल मैं बना रहा हूँ, वाई एक्स सिंपल, ठीक है। तो अगर गाइज मैं वाई एक्स सिंपल बना रहा हूँ और एक पार्टिकल ऐसे दौड़ रही है, ऐसे दौड़ रही है, तो अभी जो पाथ लेंथ है ये देख लो बड़ा है, और डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, छोटा है, नो डाउट। फिर और मैं छोटा टाइम, अगर मैं छोटा और पोजीशन पे जाऊँ, बहुत कम डिस्प्लेस करूँ, ठीक है, टाइम यहाँ पे नहीं है फिलहाल, तो अभी बोलोगे सर अभी भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है। अगर मैं एकदम छोटा पे जाऊँ, एकदम छोटे पे जाऊँ, तो क्या ये कर्व वाली पार्ट लगभग सीधे वाले पार्ट के बराबर होगी? बोलो, सोचो, इस चीज़ को समझो कि मैं आपसे पूछूं कि ये जो डेल्टा एस जो है, डेल्टा एस वेक्टर है कि जो मैग्नीट्यूड है, क्या वो डेल्टा एस के इक्वल होगी? ये डेल्टा एस की मैं बात कर रहा हूँ, टाइम तो डेल्टा टी होगी ही, समझने की जरूरत है। अगर मैं यहाँ टाइम भी ले लूँ तो कोई इशू नहीं, चलो ले लेता हूँ। तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि जो डेल्टा एस हो रही है, जो डेल्टा एस हो रही है, डेल्टा एस इज वेरी वेरी स्मॉल, डेल्टा एस इज वेरी वेरी स्मॉल, तो क्या डेल्टा एस, है ना, क्या डेल्टा एस काफ़ी छोटा होगा और क्या कोई बड़ा, क्या ये बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए तो डेल्टा एस, समझ रहे हो ना, डेल्टा एस लगभग वो पाथ लेंथ के इक्वल होगी। तो साफ क्लियर है कि स्मॉल स्केल पे मैं बात करूं, है ना, स्मॉल स्केल इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ये साफ दिख रहा होगा कि डेल्टा एस जो होगी, इसको मैं चाहूं तो इसे ऐसे लिख दूं, ठीक है, चलेगा? गाइस फील आ रही है ये चीज? बिल्कुल फील आनी चाहिए। अब गाइस सोचो, अगर हम इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, डी एस वैक्टर बाई डी टी करोगे, इसका मैग्नीट्यूड लगाओगे, यही तो करोगे ना मैग्नीट्यूड में, पहले तो डी एस बाई डी टी। अच्छा, और अगर आपको स्पीड चाहिए होगा तो सिंपल लिखोगे डी एस बाई डी टी। अब बताओ डी एस वैक्टर, सोचो डी एस वैक्टर की मैग्नीट्यूड क्या डी एस के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि चूंकि डी एस वैक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर है डी एस के, कहीं से कोई शक नहीं है, बहुत स्मॉल है, तो इसका साफ मतलब है कि भी इंस्टेंटेनियस की जो वैल्यू होगी भी इंस्टेंटेनियस की, यानी ये क्या है, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस बात को हमेशा दिमाग में रख लीजिए कि किसी इंस्टेंट की स्पीड या किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी अगर मैं बोल रहा हूं, दोनों बातें सेम है।
हाँ, एक बात का फर्क है, वेलोसिटी में बोल रहा हूं तो उसमें एक डायरेक्शन इन्वॉल्व है, और स्पीड में बोल रहा हूं तो उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर कर रहे हैं गाइज, तो हम लोग डायरेक्शन क्यों सोचें, क्योंकि वो भी मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है और वो वेक्टर है, तो इसका मतलब कंपेयर अगर हो रही है तो वैल्यूज के मामले में कंपेरिजन हो रही है। तो साफ क्लियर है कि एवरेज वेलोसिटी हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होती है। ठीक है, एवरेज, मैं क्या बोल दिया, सॉरी गाइज, मैंने इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होती है। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये चीजें दिमाग में हमेशा याद रखेंगे। फिर से समझ लो, ये कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर आप एक छोटा सा, मतलब अगर कोई कर्व जाओ, अगर आपको एकदम स्मॉल डिस्टेंस पे जानी हो, ये स्मॉल पर सोचो ये क्या स्ट्रेट दिख रही है। अब स्ट्रेट दिख रही है तो लगभग डिस्प्लेसमेंट भी तो वही होगी, और डिस्टेंस तो पाथ लेंथ होती है, वही तो होगी। इसलिए मैं बोल रहा था कि ds वेक्टर होगी, डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर होगी, वो भी जस्ट डिस्टेंस के, मतलब उसके मैग्नीट्यूड इसी के बराबर होगी। इज इट क्लियर? हाँ, बड़ा डिस्टेंस रहता है तो प्रॉब्लम होती है, बड़ा डिस्टेंस में ये थोड़ी कम हो जाती है और ये थोड़ी ज्यादा हो जाती है। वहां ये नहीं बोल सकते, यहां ये कभी नहीं बोल सकते कि डेल्टा एस जो हो रही है, वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड हो रहा है डेल्टा एस, यहां ये नहीं बोल सकते, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये बहुत छोटा ले ले तो ये पॉसिबल है। यही वजह है कि ये दोनों हम लोग चाहे तो बराबर ले सकते, चाहे क्या होता ही है बराबर, चाहना नहीं है, होता ही है। खूब अच्छे से क्लियर है गाइज, होपफुली आपको पूरी चीजें फील के साथ समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो अब गाइज जहां कहीं भी पोजीशन भी हो, अगर आपसे पोजीशन टाइम इक्वेशन दे दे, या आपसे स्पेशली बोले कि दिस इज द डिस्टेंस टाइम इक्वेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफ्रेंशिएट करो, उस टाइम इंटरवल को, टाइम को डालो, और डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, उस समय की स्पीड मिल जाएगी या उस समय की वेलोसिटी मिल जाएगी। कहीं से कोई शक की बात इसमें नहीं है। क्या मेरी बातें अच्छे से गेट कर रहे हो गाइज? चलिए, तो जनरली सवालों में गाइज पोजीशन ही मेंशन होता है। बहुत कम ही सवाल होगा जिसमें ये बोला जाएगा कि भाई हम पार्टिकल की डिस्टेंस ऐसे बदल रही है। जनरली डिस्टेंस नहीं ही होता है, केवल पोजीशन ही दिया रहता है। क्या मेरी बातें अच्छे से गेट कर रहे हो गाइज? ठीक है, तो चलिए पहले आप क्या करें, जो चीज़ें मैंने आपको बताई पहले इसको जल्दी से कॉपी करिए। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे चीज़ों को एनालाइज करेंगे, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे या फिर स्पीड निकालेंगे। हालांकि वैसे सवाल आप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दो सवाल मैं आपको करके बताता हूँ। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा सवाल करते हैं। Position of a particle changes according to the equation s, पोजीशन को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल at t equals 2 सेकेंड। स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t equals 2 सेकेंड। क्लियर है गाइस? पार्टिकल की आपको स्पीड निकालनी है, राइट। तो गाइस यहां पे थोड़ा समझना जरूरी है, अगर वेलोसिटी भी बोलता तो वही निकालना पड़ता। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, v इक्वल्स क्या होगी, ds/dt। डिफ्रेंशिएशन करना है, सिंपल कर लेते हैं एक लाइन में। 2 को बाहर किया और t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक बार कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा इज्जत रख लेते हैं इसका। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t। ठीक है, बट हमें भी कब चाहिए, एट t इक्वल्स 2 सेकेंड। तो क्या होगा, 4 इंटू, ध्यान से देखें, t की जगह पर 2 डालें, 12 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल है। इसमें कुछ भी, अगर हमसे पूछता कि भाई एवरेज वेलोसिटी बता दो, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दो t इक्वल्स 2 पर, कोई इशू नहीं है। क्या मेरी बातें गेट करोगे गाइज? अब गाइज एक खास चीज जो आपको समझना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आप मेरे को बताओ, है ना, आप मेरे को बताओ कि एवरेज स्पीड क्या होगी बिटवीन सम टाइम और बिटवीन सम टाइम, अगर आपसे कोई पूछे
तो क्या जवाब होगा? अब गाइज जब तक कि इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होगा कि पार्टिकल स्टेट पाथ पर जा रही है कि पार्टिकल कर्व पाथ पर जा रही है, तब तक आप जवाब नहीं दे पाओगे। सोचो जरा, ये पार्टिकल की पोजीशन है ना, सोचो तो पार्टिकल की पोजीशन कब कहां है, कैसी पाथ है ना, ये चीज जानने के लिए, है ना, ये चीज जानने के लिए गाइज हमें हर हाल में ये बताना पड़ेगा कि अगर आप ये पाथ दे रखे हो, इस टाइम पर पार्टिकल इतनी दूरी पर है या कैसे पाथ है, क्या कर्व पाथ पर ऐसे हो रही है या फिर पार्टिकल किसी स्ट्रेट पाथ पर हो रही है। तो जब तक कि ये मेंशन नहीं होगा तब तक आप कभी भी नहीं निकाल पाओगे, बहुत ही मुश्किल होगा गाइज, ठीक है। इसलिए ध्यान रहे, इसमें एवरेज स्पीड वाले सवाल नहीं सेट किए जा सकते। अगर किए भी जा रहे हैं तो मेंशन होगा क्वेश्चन में कि स्ट्रेट पाथ पर पार्टिकल चल रही है, तब तो कोई इशू ही नहीं है। जब पार्टिकल गाइज स्ट्रेट पाथ पर चल रही है तो कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस की बात है कि पार्टिकल आगे भी बढ़ेगी, बैक भी आएगी, कुछ भी हो सकता है ना। अरे स्ट्रेट पाथ पर है तो कोई इशू नहीं है, तब तो हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकाल लेंगे। अब उस समय कैसे करेंगे, ये चीज़ें कैसे करी जाती है, वो मैं सब आपको पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल वो सवाल सेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल सेट होगी। मैं अभी जानबूझ करके एवरेज स्पीड के सवाल सेट नहीं कर रहा, कंफ्यूज नहीं होगी, जानबूझ करके। अभी आपसे पूछे तो अभी इसका जवाब फिलहाल देना पॉसिबल नहीं है। अब कैसे पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या इसके आंसर मतलब हम कैसे करेंगे, वो चीज़ें थोड़ा सा फील करवाने की चीज़ है, ठीक है। अभी इसमें तो बन जाएगा, कुछ ऐसे सवाल माइनस माइनस बीच में लगा दो तो मामला फंस जाएगा। सब मैं रिवील करूंगा, अभी वो समय नहीं है करने का, ठीक है गाइस। अब तो सवाल आप घर पे भी कुछ कर सकते हैं, मैं बहुत सारे एस आपको दे देता हूं, सॉरी यहां माइनस कर देता हूं, और आपको फाइंड करनी है भी एट t इक्वल्स टू 2, ठीक है। खुद से ट्राई करना, कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही सिंपल सब है। सिंपल डिफरेंशिएशन आपको अगर आ गया तो आप खुद से भी कर सकते हो, इसमें कुछ भी खास नहीं है, राइट। ठीक है, ऐसा भी होगा, ऐसा भी, ठीक है। तो आपसे कभी कभी ऐसे भी पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स पोजीशन इज 0। अब यहाँ पे भी तो स्पीड मतलब इसको डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन क्या किया गया है, कब निकालना है। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कब, उन्होंने ये बस बोला है कि वो उस समय निकालो जिस समय इसकी पोजीशन 0 हो जाए। अरे भाई इक्वेशन को देखते ही लग रहा है कि या तो t बराबर 5 पर पोजीशन 0 होगी या t बराबर -6 पर, लेकिन टाइम कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो t इक्वल -6 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो t इक्वल टू 5 भी तो आती है। यानी क्वेश्चन इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे ये पूछ रहा है कि 5 सेकंड पे मेरे को स्पीड बता दो, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के से भी। सो गाइज आज के क्लास में हम लोग इतने ही रखते हैं। होपफुली आपने वेलोसिटी और स्पीड को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब गाइज जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आपको एक अलग आइडिया से चीज़ों को एक्सप्लेन करने को सिखाऊंगा, बहुत एक नया आइडिया होगा सीखने का, ठीक है। जैसे वेलोसिटी कहीं दिया रहे तो वेलोसिटी के हेल्प से हम कैसे बैक में आएंगे, क्योंकि स्पीड के हेल्प से, सॉरी पोजीशन के हेल्प से हम लोग वेलोसिटी या स्पीड निकाल पा रहे हैं पोजीशन के हेल्प से, लेकिन अगर हमें वेलोसिटी दिया रहे तो हम कैसे स्पीड पे अप्रोच करेंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा, क्लियर है गाइस। और जब वो डिटेल चर्चा करेंगे तो फिर आपको एक अलग फील आएगी, बहुत ही आपको मजा आएगा, ठीक है गाइस। और तब उसके बाद गाइज आपको मैं एक्सेलरेशंस पढ़ाऊंगा, और एक्सेलरेशन जब पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग VT से एक्सेलरेशन में जाने की कोशिश करेंगे, VT से डिस्प्लेसमेंट में आने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे वेरिएशन है गाइज इसमें। अगर बिलीव मी गाइज, अगर ये आपका पूरा का पूरा अगर क्लियर हो गया, जिसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को शुरू में लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। एक तो आपका डिफरेंशिएशन वाला लॉजिक किसमें चाहिए, फिर दूसरा ग्राफिकल अप्रोच चाहिए, फिर डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन को यूज करेंगे, फिर आगे चल के जस्ट आगे चल के हम लोग इंटीग्रेशन के एरिया वाले जो सेक्शन होते हैं उसका यूज करेंगे। सो गाइस इसमें चीज़ें बहुत एक साथ आ जाती है और सब कुछ नया नया, कभी भी 10th में आपने सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है।
इसीलिए कॉम्प्लेक्स लगता है। बिलीव मी गाइज, कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। अगर आप एक समय के बाद आप खुद फील करोगे कि यार कुछ ही नहीं, ये तो कुछ था ही नहीं। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।